नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में बोलने के एक दिन बाद सीधे पीएम मोदी और अमित शाह के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत चली। क्लोज रूम मीटिंग में ऐसे फैसले हुए जिसके कारण अब मौलाना गैंग और विपक्ष दोनों की तबाही का अभियान शुरू होने वाला है। जो पीएम मोदी ने संकेत दिए और उसके अगले दिन ही शाह और मोदी की ऐसी बैठक, इसका मतलब है कि बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। लेकिन इस बैठक में 4 मुद्दों पर चर्चा हुई और चारों मुद्दों का संकेत पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही संसद के अंदर दे दिया था कि देखो अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अब शुरुआत होती है कि जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी चल रही है विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस के अंदर, जो एजेंडों पर वार चल रहा है, जो संविधान को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार के खिलाफ, और जैसे केजरीवाल जैसे लोग लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की बात उठाकर क्राइम एंड करप्शन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन सब के ऊपर अब एक नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर की स्ट्रेटजी, कानून बनाने को लेकर स्ट्रेटजी, नए बिल लाने को लेकर स्ट्रेटजी, और फिर दूसरी तरफ पार्टी फोरम में क्या क्या किया जाना है उसकी रणनीति बनाई गई। 4 बड़े फैसलों पर चर्चा हुई कि आगे आने वाले समय में हमें इन 4 मुद्दों पर काम करना है, और उसमें से सारे मुद्दे वही है जिसको एक दिन पहले पीएम मोदी ने संकेत में कहा था कि अब आगे सरकार रुकने वाली नहीं है, हम इन प्रोपेगेंडा से डरने वाले नहीं हैं। आगे जो काम होगा उसके कारण अब ये सोच ले कि जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और जिस तरीके से मौलाना गैंग छटपटाया हुआ है, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, संसद में जो बिल आते हैं उसके विरोध में है, ये पूरा प्रोपेगेंडा पैदा कर रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, और वक्फ से लेकर वर्शिप एक्ट तक जिस तरीके के प्रोपेगेंडा चला रहा है, उन सब के खिलाफ अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। और उसमें पहला मुद्दा ही इस बात को लेकर था कि पूरे देश में जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और एक बार फिर से ये मौलाना गैंग सुपर एक्टिव मोड में आ गया है और उसका सीधा कनेक्शन जुडिशियल डिपार्टमेंट से है, जुडिशियरी से है, जिसके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो पहले मुद्दे पर चर्चा डेमोग्राफी की ही हुई, जिसके लिए पीएम मोदी ने संसद में संकेत दिया था कि ये रिजर्वेशन की बात करके कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पूरा विपक्ष मुसलमान संविधान पर चर्चे के बीच भी कर रहा है, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये अब नहीं चलने वाला है। इस पर इस बात की चर्चा हुई कि आगे हमें कौन कौन से मुद्दे सामने लेकर आने हैं। तभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होना है और वो अगले सेशन में पारित होगा। जेपीसी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, उसकी बढ़ाई जा रही है वक्फ के विवादित प्रॉपर्टी की संख्या। जैसे एएसआई ने ये जो विवादित प्रॉपर्टी है एएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच, उसकी संख्या 120 से बढ़ाकर 250 कर दिया है कि देखिए इतनी प्रॉपर्टी वक्फ की है जो कि वो कब्जा करके रखा है, लेकिन ये सारे एएसआई प्रोटेक्टेड साइट हैं जहां पर इन लोगों ने हमारी एंट्री ही बंद कर दी है, और ये हम जब वहां जाते हैं हंगामा क्रिएट हो जाता है और अंदर से इसको चेंज करने की स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है और एएसआई के एंट्री नहीं हो रही है। इसको लेकर वक्फ में जो शिकायत की गई है उसको इंक्लूड कर लिया गया है। यही नहीं, सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच विवादित प्रॉपर्टी की भी कभी मामला आया है, जिसमें वक्फ बोर्ड में सरकार के साथ जो डिस्प्यूट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो डिस्प्यूट है, जिसमें कर्नाटक में सबसे ज्यादा डिस्प्यूट के मामले आ रहे हैं, वो सारे मामले भी सामने आए हैं कि जिस पर धीरे धीरे कब्जा करना है। और दूसरी बात ये वर्शिप एक्ट को लेकर है कि अभी हिंदू अगर
याचिका दायर कर रहे हैं सर्वे के लिए, चाहे मस्जिद हो या दरगाह हो, हर जगह पर जो याचिका दायर कर रहे हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंच रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा करके सरकार के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं। ये अब नहीं चलने वाला है। वर्शिप एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि सरकार 4 सप्ताह के अंदर हमें यह बताए कि आपको क्या करना है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि वर्शिप एक्ट पर हमें जो आगे संशोधन की जरूरत पड़ेगी या इसे खत्म करने की जरूरत पड़ेगी, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष तो इस मुद्दे पर हमारा साथ नहीं देगा, यह हंगामा खड़ा करेगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसको हम समझा सकते हैं फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी अमित शाह इसको फिर से उसी तरीके से मैनेज करेंगे जैसे आर्टिकल 370 के मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा को मैनेज किया था। उस समय राज्यसभा में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कमजोर थी, लेकिन फिर भी राज्यसभा में पेश करके इसे पहले पास करवाया गया, क्योंकि राज्यसभा में आंकड़े बढ़ाना अमित शाह की जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए इस बार तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए अनुकूल स्थिति है। फिर भी कंफ्यूजन अभी भी थोड़ा नीतीश कुमार जैसे लोगों के लिए है, जयंत चौधरी या चिराग पासवान जैसे लोगों के लिए है कि अगर हम इतना बड़ा मुद्दा लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो क्या ये साथ देने के लिए तैयार होगा, और अगर ये साथ नहीं देगा तो क्या उद्धव ठाकरे के सांसद हमारा साथ दे सकते हैं, शरद पवार के सांसद हमारा साथ दे सकते हैं, या फिर वाईएसआरसीपी साथ दे सकता है, या फिर बीजू जनता दल साथ दे सकता है, या फिर इसके अलावा इंडिपेंडेंट और छोटी छोटी पार्टियां हैं उसका समर्थन ले सकते हैं, या कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस पर चर्चा हुई कि वर्शिप एक्ट पर जो विवाद चल रहा है, हिंदुओं का सेंटिमेंट ऐसे सामने आ गया है जिसको लेकर अब कोई फैसला लेना पड़ेगा और इसके लिए आप तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यूसीसी को लेकर उठा, क्योंकि पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही इसका इशारा किया कि देखो, जिस तरीके से कांग्रेस की नीतियां रही है, हमेशा से कांग्रेस की ऐसी स्ट्रेटजी रही है पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाने को लेकर और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। सरकार 10-10 साल करके ये 70 साल का समय नहीं ले सकती, और इसलिए 70 साल के समय के बाद अगर हम इस कार्यकाल के दौरान लोगों को भरोसा न दिलवा पाए कि हम अब यूसीसी लागू करने वाले हैं, तो फिर आगे हमारे ऊपर लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी शुरू करो। और डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ है, जिसकी चर्चा पीएम मोदी ने की थी, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा इस चर्चा में, और उसके लिए डिलिमिटेशन की बात भी हुई कि आगे डिलिमिटेशन होना है तो उसमें क्या किया जाना पड़ेगा। डिलिमिटेशन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस्लामिक किलेबंदी जो ये लोग कर रहे हैं, उस इस्लामिक किलेबंदी को ध्वस्त किया जाना है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ क्षेत्र विशेष में कंसंट्रेट हो जाता है, वहां पर दूसरे की एंट्री असंभव हो जाती है। ऐसा यह किया जा रहा है कि वहां पर केवल और केवल मुस्लिम विधायक या सांसद ही जीत कर आएंगे, और सारी पार्टियां इसी कंपटीशन में रहती है कि किसी न किसी मुसलमान को ही टिकट दिया जाए। इसलिए डिलिमिटेशन में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हुआ, जिसमें राजौरी, पूंछ, इन क्षेत्रों में डेमोग्राफी को बदला गया और थोड़ा सा अनंतनाग के कुछ क्षेत्र को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल में बीच में मर्ज किया गया, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को समस्याएं हुई थी। अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस हो, सब डिलिमिटेशन पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सवालों से कुछ नहीं होगा, हमें अपना काम इसी तरह से करना है। और इसलिए इस मुद्दे पर स्ट्रेटजी बनाने की बात कही गई है। दूसरे स्तर पर जो ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है हर मामला, जैसे वर्शिप एक्ट की बात करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे सवाल और हिंदुओं के खिलाफ जो लगातार फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं,
जुडिशियल रिफॉर्म की भी चर्चा हुई, क्योंकि अब कॉलेजियम सिस्टम को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत समय हो गया जब हम 2016 में एनजेएससी को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था कानून बनने के बावजूद भी, और उसके बाद से हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को मौका न मिले और ये जुडिशियल ऑटोनॉमी जो चल रहा है, जज ही जज की नियुक्ति करेंगे, इस व्यवस्था को क्रैक करना है और इसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तीसरे स्तर पर जो ये चर्चा हुई उसमें क्राइम एंड करप्शन का है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और अलग अलग क्षेत्रों में भाजपा शासित प्रदेशों में भी जिस तरीके से क्राइम का मसला उठ रहा है और साथ ही करप्शन को लेकर जो सरकार अभी जो अप्रोच दिखा रही है और जो 6 महीने पहले 1 साल पहले दिखाई थी, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। ईडी और सीबीआई थोड़ी सुस्त हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इन नेताओं को उस समय पकड़ा गया, जेल में डाला गया और उसके बाद आगे हम ट्रायल शुरू नहीं करवा रहे, किसी को सजा नहीं मिल रही, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, चिदम्बरम हो या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जांच हो रही हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर हेमंत सोरेन हो, ये सारे के सारे करप्ट नेता, 95 ऐसे नेता हैं बड़े बड़े जो अलग अलग विपक्ष की पार्टियों के हैं और उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये जुडिशियल सिस्टम की भी गलती है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की भी गलती है, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो क्राइम एंड करप्शन के बीच ये ड्रग्स का और स्मगलिंग का एंगल आ रहा है, जिसके कारण हथियारों की सप्लाई होती है, जो पूरे का पूरा एक सिस्टम बना रखा है जिससे आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियां करने वाले लोग भी शामिल होते हैं, इन सारे कनेक्शन को तोड़ना है। पिछले 4 बार मीटिंग हो चुकी है अलग अलग एजेंसियों के साथ, जिसमें नारकोटिक्स ने बार बार यह रिपोर्ट दिया है कि देखिए एनआईए, नारकोटिक्स, ईडी, सीबीआई सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, क्योंकि नारकोटिक्स से जो पैसे आते हैं वो ब्लैक मनी के तौर पर चुनाव में भी उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में भी किया जाता है, खालिस्तानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है और उससे मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए एक एजेंसी से काम नहीं चलेगा, सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए और इस रिपोर्ट पर आगे अब ध्यान देना है। और इसलिए इन सारे मामलों पर चर्चा तो हुई, लेकिन उसके बाद एक और चर्चा थी और वो ये इस बात को लेकर कि विपक्ष का एक बड़ा हथकंडा, बड़ा मुद्दा आजकल किसान आंदोलन हो चुका है। सोसाइटी में इस बात के लिए चले, भले ही ये 2-4 संगठन आगे आते हैं और दिल्ली की तरफ धावा बोलते हैं, इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि किसान खुश नहीं हैं और ये 3-4 किसान नेता ही हैं जो कि ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी करते हैं। इन लोगों का इलाज होना जरूरी है और इसलिए नैरेटिव के स्तर पर नैरेटिव नया क्रिएट करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़कर आना चाहिए और किसानों के मुद्दे पर मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर पार्टी फोरम में हो, सबको एक डायरेक्शन होना चाहिए कि किसान के मुद्दे पर क्या क्या किया जा रहा है। अभी तक तो इस बात की चर्चा भी नहीं हो पा रही कि सरकार ने जो फार्मर आइडेंटिटी कार्ड बनवाना शुरू किया है उसके लिए लोगों को जानकारी तक नहीं है। अभी तक इसकी सिर्फ सुगबुगाहट चल रही है। अगर इन बातों की चर्चा नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि सरकार स्मॉल फिनांसिंग के लेवल पर, महाजनों से मुक्ति के लेवल पर, सब्सिडी, खाद, उर्वरक व्यवस्था, ये सारी चीजें किसानों को दे रही है और साथ ही ये सुविधाओं के साथ ये जो एमएसपी का मामला बार बार सामने आता है, इस मामले को भी निपटाना पड़ेगा। कानूनी गारंटी की बात तो अलग है, लेकिन कानूनी गारंटी देने के अलावा भी अगर एमएसपी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है तो उसकी व्यवस्था करो और साथ ही ये भी देखो कि एमएसपी को लेकर कंट्रोवर्सी में हम कहां पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हम तो एमएसपी मैक्सिमम लेवल पर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान
अपने नैरेटिव क्रिएट कर पाता है कि हम कमजोर हैं, परेशान हैं, हमें एमएसपी का रेट नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार अपने नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पा रही है कि इन किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। ये चार फैसले ऐसे थे जिसके कारण विपक्ष की परेशानी तो बढ़ी गई है। टारगेट लिस्ट तैयार हो गया है, ईडी सीबीआई अब ज्यादा सुपर एक्टिव मोड में रहेगी और उसके साथ ही अमित शाह ने इसके बाद आगे की स्ट्रेटजी के लिए कैबिनेट के दूसरे सहयोगियों की मीटिंग बुलाना शुरू कर दिया है। सबसे मुलाकात होगी, अलग अलग व्यवस्थाएं होगी और आगे जो होने वाला है, चाहे यूसीसी को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, वर्शिप एक्ट को लेकर, जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर या नए कानून लाने और ईडी सीबीआई को एक्टिव करने को लेकर, ये सारे फैसले ऐसे हैं जो विपक्ष और मौलाना गैंग की तबाही की शुरुआत करने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।